इस वीडियो में अगस्त 2026 के राष्ट्रीय और राजकीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। ये जो राजकीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम है कहाँ से लिया गया है, तो प्रतियोगिता दर्पण के मैगजीन से लिया गया है। प्रतियोगिता दर्पण के जो मैगजीन है इसकी खासियत है कि कोई भी टॉपिक को डिटेल से लिखता है और उस टॉपिक को हम पॉइंट वाइज में कन्वर्ट कर देते हैं जो आपकी एग्ज़ाम की डिमांड है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथ बाय मंथ करके पीडीएफ ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। अपना जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेकिन अगर आपको 14 महीने या 8 महीने का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। 10 जून 2026 को भारत में लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। 10 जून 2026 तक कुल 4399 दिनों तक प्रधानमंत्री रहते हैं और ये जो 4399 है ये 10 जून 2026 तक था और आज भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने किन दो पूर्व प्रधानमंत्रियों का लगातार सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो तोड़ा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये टोटल 4398 दिन रहे थे, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी 4077 दिन प्रधानमंत्री रही हैं। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की तुलना के लिए किस अवधि को आधार माना गया है, तो 1952 के बाद निर्वाचित कार्यकाल को आधार माना गया है। 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। लगातार सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं और इनके द्वारा शपथ लिया गया था। 26 मई 2014 को शपथ लिया गया था पहली बार। जून 2026 में कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो डीके शिव कुमार के द्वारा शपथ लिया गया है 34वें मुख्यमंत्री के रूप में। ये शपथ कब लेते हैं, तो 3 जून 2026 को शपथ लेते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को पद की शपथ किसने दिलाई है, तो कर्नाटक के राज्यपाल जिनका नाम है थावर चंद गहलोत के द्वारा दिलाया गया है। डीके शिव कुमार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री की जगह ली है, तो ये जगह लिया गया है सिद्धारमैया के स्थान पर, जिन्होंने पार्टी हाईकमान के कहने पर जो है 28 मई 2026 को इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है कि डीके शिव कुमार की सरकार में कर्नाटक का नया उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, तो जी परमेश्वर को बनाया गया है, जबकि जी परमेश्वर सिद्धारमैया के सरकार में गृह मंत्री थे। 2023 चुनाव के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या अनौपचारिक समझौता हुआ था, तो ढाई साल का समझौता हुआ था कि 2.5 साल आपके सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सिद्धारमैया ने पार्टी का कौन सा प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो इन्हें जो है राज्यसभा की सदस्यता का प्रस्ताव मिला था लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया। हालांकि इनके जो पुत्र हैं इनको नई कैबिनेट में जगह दी गई है। वर्ष 1973 से पहले कर्नाटक राज्य को किस नाम से जाना जाता था, तो मैसूर के नाम से जाना जाता था। और आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं मैसूर के, तो उनका नाम है के चेंगाल राया। फिर से बोलते हैं के चेंगाल राया रेड्डी नाम था। ठीक है, ये पहले मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना में कितने नए स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल किया गया है, तो कितने नए स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल किया गया है, कमीशन किया गया है, तो 3 नए स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल किया गया है। तो 3 का नाम क्या क्या है, तो एक का नाम है INS दूनागिरी, दूसरा का नाम है INS
संशोधक और तीसरा का नाम है INS अग्रय। ठीक है, ये तीनों स्वदेशी युद्धपोत हैं। नेक्स्ट है कि INS दूनागिरी और संशोधक और अग्रय युद्धपोतों को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये कमीशन किया गया है कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है कि तीनों युद्धपोतों को नाम आप बार बार देख लीजिएगा। तीनों युद्धपोतों को नौसेना में किसने कमीशन किया है? तो कमीशन किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कमीशन किया गया है। उसके बाद है कि जो तीनों युद्धपोत है इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने। नेक्स्ट है कि तीनों युद्धपोत दूनागिरी, संशोधक, अग्रय का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी के द्वारा किया गया है, जो कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित इन युद्धपोतों में कितने प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है? तो 75% से अधिक जो सामग्री है वो सारा का सारा स्वदेशी है। नेक्स्ट है कि INS दूनागिरी मुख्य रूप से किस प्रकार का युद्धपोत है? तो यह एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट पोत है जो दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है। ठीक है, तो ये बात हो गया दूनागिरी का। नेक्स्ट है कि INS दूनागिरी की सबसे बड़ी मारक ताकत कौन सी मिसाइल है? तो ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती है दूनागिरी। उसके बाद है कि INS संशोधक देश का सबसे बड़ा किस प्रकार का पोत है? तो ये देश का सबसे बड़ा एक सर्वेक्षण पोत है, मोस्ट VVI। एक सर्वेक्षण पोत कौन है? तो संशोधक जो है ना, एक सर्वेक्षण पोत है जो समुद्रों का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करेगा। उसके बाद है कि संशोधक को किस विशेष दिवस के अवसर पर नौसेना में शामिल किया गया? तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के अवसर पर शामिल किया गया है, जो 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद अगला है कि अर्नाला श्रेणी का, कौन श्रेणी का? अर्नाला श्रेणी का युद्धपोत INS अग्रय का मुख्य रूप से किस काम में सक्षम है? तो जो आपके अग्रय है ये कौन सा काम करेगा? तो यह एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जो समुद्र के भीतर पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। तो ये सारा कुछ आप समझ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1 जून 2026 को भारतीय सेना के लिए किस स्वदेशी सुसाइड ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है दिव्यास्त्र MK1 का, मोस्ट VVI है। दिव्यास्त्र MK1 सुसाइड ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया है? ये कहाँ किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में किया गया है। और जो ये ड्रोन है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो लखनऊ स्थित स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है हॉरिट। क्या नाम है? हॉरिट। ये कंपनी का नाम है हॉरिट। तो पूछा जाएगा दिव्यास्त्र MK1 ड्रोन का निर्माण किसने किया, किस कंपनी ने किया? तो बोलिएगा हॉरिट कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि दिव्यास्त्र MK1 मानव रहित हवाई वाहन कितनी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है? तो 15 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। उसके बाद है कि दिव्यास्त्र MK1 हवा में कितनी देर तक रहकर और कितना पेलोड वजन उठाकर लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकता है? तो ये 45 मिनट तक हवा में रहकर 15 किलोग्राम पेलोड वजन उठा के हमला कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि जो दिव्यास्त्र MK1 की कौन सी बड़ी विशेषता दिव्यास्त्र MK1 को पहाड़ी और घने जंगलों में सेना के लिए उपयोगी बनाती है?
तो इसमें दिव्यास्त्र MK-1 की वर्टिकल टेक ऑफ, कौन सा टेक ऑफ, वर्टिकल टेक ऑफ कैपेसिटी, सीधे जमीन से हवा में लॉन्च होने की क्षमता के कारण पहाड़ी और घने जंगलों में सेना के लिए उपयोगी है दिव्यास्त्र MK-1। ठीक है। नेक्स्ट है कि 19 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए किस नए ऐप को लॉन्च किया है? तो उस नया ऐप का नाम है अभिज्ञान। क्या नाम है? अभिज्ञान ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। संदिग्ध अपराधियों की पहचान करने वाले अभिज्ञान ऐप को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, मोस्ट VBI है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो है अभिज्ञान ऐप को डेवलप किया गया है। जो अभिज्ञान ऐप है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क पर चलते किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अंगूठे का निशान लेकर कुछ ही सेकेंड में उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड चेक करना। इसका मतलब जितना भी अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, उसका सारा रिकॉर्ड किस ऐप पर होगा? तो अभिज्ञान ऐप पर होगा। ठीक है। अभिज्ञान ऐप मुख्य रूप से किन उपकरणों के जरिए काम करेगा? तो स्मार्टफोन और पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर के जरिए काम करेगा। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद अभिज्ञान ऐप किस केंद्रीय डेटाबेस से व्यक्ति का मिलान करेगा? तो ये मिलान करेगा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के डेटाबेस से मिलान करके अभिज्ञान ऐप कितने समय में आपराधिक रिकॉर्ड बता देगा? तो महज 35 सेकेंड में उसकी सारी कुंडली खुल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के विशाल डेटाबेस में लगभग कितने संदिग्धों, दोषियों और कैदियों के फिंगरप्रिंट सुरक्षित है? तो 1.3 करोड़ से अधिक लोगों का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 24 जून 2026 को केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त जिनका नाम है दिनेश त्रिवेदी को किसके समकक्ष दर्जा प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है कैबिनेट मंत्री के समक्ष दर्जा प्रदान किया गया है बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त को, जिनका नाम है अभी दिनेश त्रिवेदी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को दिया गया कैबिनेट मंत्री का दर्जा किन समारोह में प्रभावी रहेगा? किस समारोह में प्रभावी रहेगा? तो ये प्रभावी रहेगा, यह दर्जा व्यक्तिगत आधार पर दिया गया है और केवल राजकीय व औपचारिक समारोह में ही प्रभावी रहेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने से टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कोई अस्थायी संशोधन माना जाएगा? तो बोला गया कि नहीं माना जाएगा। इससे किसी संवैधानिक अधिकार में परिवर्तन नहीं होगा और ना ही टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में अस्थायी संशोधन माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि जो जिला सुरंग के बारे में देखिए, 9 जून 2026 को कश्मीर घाटी को लद्दाख से हर मौसम में जोड़ने वाली देश की किस सबसे लंबी सुरंग के दोनों सिरे खुल गए हैं? तो जो जिला सुरंग के मोस्ट VBI है, कश्मीर घाटी को कहाँ से जोड़ता है? तो लद्दाख से जोड़ता है। कौन सुरंग? जो जिला सुरंग, जिसे अब पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है। जो जिला सुरंग की खुदाई का लद्दाख म्यांमार की ओर का हिस्सा किसके द्वारा रिमोट बटन से विस्फोट करके खोला गया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा रिमोट बटन के विस्फोट के द्वारा खोला गया है लद्दाख के इस साइड वाला आपके गेट को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि समुद्र तल से 11,578
फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही जोजिला सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 13 किलोमीटर, 13.153 किलोमीटर। इसे आप मोस्ट VBI कर लीजिएगा। ऐसा सवाल बड़ा पूछा जा रहा है एग्जाम में, है ना। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 11,578 फीट है, जबकि इसकी जो लंबाई है 13.153 किलोमीटर है। और इसका PDF के लिए आप 82, 87, 50, 56, 83, देखिए मंथली PDF तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका ईयरली PDF ले तो इसके लिए इस नंबर से व्हाट्सअप करना होगा और आपको एक छोटा सा प्राइस पे करना होगा, 49 रुपीज़ आपको PDF मिल जाएगा। 14 महीने का आपके PDF मिलेगा 49 में। और साथ ही अगर अपना कोर्स में आप लोग इनरोल करना चाहते हैं जिसमें सारा कुछ 1 साल के लिए फ्री होगा, NCERT, दृष्टि IAS, कुरुक्षेत्र, आपके प्रतियोगिता दर्पण, ये सारे चीज़ को 1 साल आपको फ्री दिया जाएगा केवल 499 रुपये में। तो इस पैकेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जोजिला सुरंग पूरी होने पर यह केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे लंबी किस प्रकार की टनल होगी? अभी पूरा हुआ नहीं है, बस पूरा होने वाला है, ठीक है। तो ये सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल होगा, सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जोजिला सुरंग किन 2 प्रमुख स्थानों को आपस में जोड़ती है? तो काश्मीर के सोनमर्ग बोले तो बालटाल को लद्दाख के द्रास और मीना मार्ग से जोड़ती है। मोस्ट VBI, काश्मीर के सोनमर्ग को लद्दाख के द्रास और मीना मार्ग को जोड़ती है। जोजिला सुरंग के बन जाने से जोजिला दर्रे की 3.5 घंटे की यात्रा घटकर लगभग कितने मिनट रह जाएगी? तो लगभग 15 मिनट की रह जाएगी। सोचिए, बहुत बड़ा ये क्रांति काम है। जोजिला सुरंग परियोजना का निर्माण किस इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जोजिला सुरंग से वाहन गुजरने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने का रखा गया है? तो फरवरी 2028 तक। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2018 में किया था। नेक्स्ट है कि किस आयोग ने देश में मेडिकल के PG डिप्लोमा कोर्स को बंद करने का बड़ा निर्णय लिया है? तो किस आयोग ने? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने PG डिप्लोमा कोर्स को बंद करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के निर्णय के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए कौन सा सत्र अंतिम सत्र होगा? तो 2026-27 सत्र आपका अंतिम होगा। 2027-28 से इन कोर्सेस में कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने PG डिप्लोमा कोर्स को बंद करने का यह निर्णय क्यों लिया है? तो देश में PG चिकित्सा शिक्षा को अधिक मानकीकृत, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा डिसीजन भी है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के अनुसार मेडिकल संस्थान PG डिप्लोमा कोर्स के स्थान पर कौन से डिग्री कोर्स चला सकते हैं? तो MS या MD डिग्री कोर्स चला सकते हैं, किंतु इसके लिए संस्थानों को नियमानुसार अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट है कि 8 जून 2026 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा राज्य किया है? पश्चिम बंगाल ने। अब पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार आ गई है, तो पूरी तरीके से अब देखिएगा पश्चिम बंगाल केंद्र से जुड़ जाएगा। पश्चिम बंगाल के इस योजना मतलब कौन सी योजना? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो पश्चिम बंगाल के इस योजना में शामिल होने के साथ ही आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाले राज्यों या
केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो कुल आपका 36 हो गया। इसके साथ ही यह योजना अब संपूर्ण भारत में लागू हो गई, क्योंकि पहले ममता बनर्जी की सरकार थी तो ये लागू नहीं कर रही थी। ठीक है, आगे है कि पश्चिम बंगाल को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के लिए किन दो संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच में इस समझौता हुआ है। 8 जून 2026 को नई दिल्ली में समझौता हस्ताक्षर के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन उपस्थित थे? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है जेपी नड्डा थे, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी उपस्थित थे। ठीक है, उसके बाद है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम है आयुष्मान भारत के तहत पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष कितने रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? तो 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? और जून 2026 के मध्य तक इसके तहत कितने आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं? तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी मतलब कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में हुआ था, और अब तक जो है ना 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अनुसार पश्चिम बंगाल के योजना में शामिल होने से प्रवासी श्रमिकों माइग्रेंट वर्कर्स को योजना के किस फीचर का विशेष लाभ मिलेगा? तो पोर्टेबिलिटी फीचर का विशेष लाभ मिलेगा, जिससे वे पूरे भारत के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। ठीक है, ये अच्छा पहल भी है। नेक्स्ट है कि 19 जून 2026 को जारी क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में विश्व के शीर्ष 1504 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने संस्थान शामिल किए गए हैं? तो भारत के कुल 52 संस्थान को शामिल किया गया है, जिसमें से 24 आपके निजी क्षेत्र के संस्थान शामिल हैं। क्यूएस रैंकिंग 2027 जारी करने वाली संस्था क्यूएस का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका नाम ध्यान से देखिएगा, लंदन स्थित, ये इसका जो मुख्यालय है लंदन में स्थित है, और इसका नाम है लंदन स्थित क्वारेली साइमंड्स। ठीक है, लंदन स्थित क्वारेली साइमंड्स, इसका उच्चारण आप भी कर लीजिएगा। 52 संस्थानों के साथ भारत ने क्यूएस विश्व रैंकिंग 2027 में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो विश्व स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है। क्यूएस विश्व रैंकिंग 2027 में सर्वाधिक 184 विश्वविद्यालय किस देश के शामिल हैं? तो अमेरिका देश के शामिल हैं। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के 93 और चीन के 85 संस्थान को शामिल किया गया है। क्यूएस रैंकिंग का निर्धारण कुल कितने महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया जाता है? तो कुल 9 महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें एकेडमिक रेपुटेशन का भारांश सबसे अधिक 30% होता है। क्यूएस रैंकिंग 2027 में विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों टॉप 200 में भारत के कुल कितने संस्थान अपनी जगह बना पाए हैं? तो कुल 200 के अंदर में केवल आपके 3 संस्थान भारत के जगह बना पाए हैं। क्यूएस रैंकिंग 2027 में किस भारतीय संस्थान ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने प्राप्त किया है। यहाँ पर 27 बार लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप लोग सोचिएगा गलत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली को पहला स्थान मिला है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली की वैश्विक रैंक कितना है? तो इसका रैंक जो है 118 है। 118 रैंक है, वैश्विक रैंक मतलब वर्ल्ड में इसका रैंक है। क्यूएस रैंकिंग 2027 में भारतीय संस्थानों में दूसरा स्थान किसे मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है आईआईटी बम्बे को, जबकि वर्ल्ड में इसका जो रैंक है 134वीं है। आईआईटी बम्बे की वैश्विक रैंक कितनी है? तो 134वीं है, जबकि आईआईटी दिल्ली कितना था? तो 118वां था। क्यूएस रैंकिंग 2027 के अनुसार संपूर्ण विश्व में
पहला स्थान सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है? तो दुनिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो ये अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कौन है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। उसके बाद देखिए कि अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार कितने वर्षों से विश्व का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बना हुआ है? तो लगातार 15 वर्षों से। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखिए क्यूएस वैश्विक रैंकिंग 2027 में विश्व का दूसरा स्थान संयुक्त रूप से किन 2 यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो दूसरे स्थान पर 2 यूनिवर्सिटी हैं। कौन कौन है? एक है इंपीरियल कॉलेज लंदन और दूसरा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा में 2 यूनिवर्सिटी है और भारत में पहला स्थान आईआईटी दिल्ली को और दूसरा स्थान आईआईटी बम्बे को दिया गया है। नेक्स्ट है कि 27 जून 2026 को भारतीय तटरक्षक बल में किस नए त्वरित गश्तीपोत फास्ट पेट्रोल वेसल को शामिल किया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ACGS अक्षय। क्या नाम है? ACGS अक्षय नाम है। ये क्या है? फास्ट पेट्रोल वेसल है। उसके बाद है कि अक्षय का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो है किया गया है वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है अक्षय का निर्माण। नेक्स्ट है कि अक्षय भारतीय तटरक्षक बल की अदम्य श्रेणी के 8 पोतों की श्रृंखला का कौन सा है? तो ये चौथा पोत है। टोटल जो अदम्य श्रेणी है उसमें 8 पोत का निर्माण किया जाएगा, उसमें ये चौथा पोत कौन है? तो चौथा पोत है अक्षय। कौन है? अक्षय है। ठीक है, उसके बाद है कि अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र गति वाले पोतों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध कब किया था? तो ये अनुबंध किया गया था 28 मार्च 2022 को। 28 मार्च 2022 को। अदम्य श्रेणी के वे कौन से 3 पोत हैं जिनका निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें अभी भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा जाना बाकी है? तो एक का नाम है अटल, अजीत और अपराजित है। ठीक है, अटल, अजीत और अपराजित, ये 3 है। इसका तो निर्माण हो चुका है लेकिन अभी भारतीय तटरक्षक बल में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अक्षय इसे शामिल कर लिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि प्रोजेक्ट कुशा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे नए विस्तारित रेंज वायु रक्षा प्रणाली को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुशा नाम दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा कि DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे नए विस्तारित रेंज वाले रक्षा प्रणाली एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुशा नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित की जा रही 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलों M1, M2, M3 की मारक क्षमता कितनी है? तो जो M1 है इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, M2 की मारक क्षमता 250 किलोमीटर है, जबकि M3 की मारक क्षमता 350 से 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, भारत के प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम को किस देश के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के समक्ष माना जा रहा है? तो रूस के S-400 सिस्टम के समकक्ष माना जा रहा है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को। प्रोजेक्ट कुशा भारत के किस व्यापक रक्षा प्लान से जुड़ा है जिसका लक्ष्य 2035 तक मल्टी लेयर्ड एयर और मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना है? तो मिशन सुदर्शन चक्र से 12 जून 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के कुल सुरक्षा कवच प्रोजेक्ट कुशा की तुलना किस पौराणिक पर्वत से की है? तो गोवर्धन पर्वत से की है जिसने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ठीक है, आपको याद भी होगा। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस प्रणाली को सफल परीक्षणों के बाद किस वर्ष तक सेना को सौंपे जाने की संभावना है? तो 2028 से 30 के दौरान सेना को सौंपे जाने की संभावना है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का सफल परीक्षण। तो जून 2026 में 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता हासिल कर भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो भारत विश्व का 5वां देश बन गया है मोस्ट वीवीआई। इसमें पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा इजराइल है, और इसके बाद अपना प्यारा देश भारत है। नेक्स्ट है कि भारत की स्वदेशी बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली किन 2 स्तरों पर दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है? तो वायुमंडल के बाहर और वायुमंडल के भीतर जो दुश्मन की मिसाइल है उसे नष्ट कर सकती है। ठीक है, जो भारत की रक्षा प्रणाली है, डिफेंस प्रणाली है। 10 से 11 जून 2026 को डीआरडीओ ने मल्टी लेयर्ड डिफेंस के साथ किस अन्य मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल का सफल प्रदर्शन किया? तो नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज का सफल प्रदर्शन किया है। उसके बाद है कि स्वदेशी मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण हुआ है। तो 2 जून 2026 को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने आकाश से सतह, ध्यान रखिएगा, आकाश से सतह, एयर टू सरफेस पर मार करने वाली किस नई स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम M2 का सफल परीक्षण किया गया है। आपसे सिंपल सवाल आ सकता है कि रुद्रम M2 मिसाइल ये जो कैसे मार करता है, आकाश से सतह पर, सतह से आकाश पर, इस टाइप के ऑप्शन आ जाएंगे, तो याद रखिएगा आकाश से सतह पर। रुद्रम M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किस रेंज से किया गया या कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया। उड़ीसा के चांदीपुर, कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है कि चांदीपुर कहाँ है जहाँ से मिसाइल टेस्ट होता है, तो उड़ीसा में है। और रुद्रम M2 क्या है? तो याद रखिएगा मिसाइल है। क्या है? मिसाइल है। आगे है कि रुद्रम M2 मिसाइल को भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक दागा गया है? तो सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक दागा गया है। आकाश से सतह पर मार करने वाली रुद्रम M2 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 350 किलोमीटर है। 350 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय जितना भी था यहाँ पर खत्म हो गया। अब आइए राज्य समाचार। ठीक है, इसमें पहला है उत्तर प्रदेश। तो 5 जून 2026 को उत्तर प्रदेश में किनके द्वारा 51 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा लखनऊ में आयोजित एक समारोह में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित किस पक्षी विहार को राज्य का 13वां और देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जिसे सुरहा ताल भी बोला जाता है, सुरहा ताल झील भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो भारत का 100वां रामसर स्थल कौन है? तो सुरहा ताल है, जो कहाँ पर है? तो जो आपके बलिया उत्तर प्रदेश में है। और हाल ही में 101वां रामसर स्थल भी घोषित हो गया है, जो कौन झील है? तो गलाव झील है। कौन झील है? गलाव झील है। और ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है गलाव झील। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार सुरहा ताल को रामसर स्थल का दर्जा किस विशेष दिवस के अवसर पर और किसके द्वारा दिया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुरहा ताल से 2 माह पूर्व उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो अलीगढ़ स्थित शेखा झील अभ्यारण्य को, शेखा झील अभ्यारण्य को। और जबकि 13वां कौन था? तो 13वां उत्तर प्रदेश का है आपके सुरहा ताल, और 12वां कौन है? तो शेखा झील अभ्यारण्य है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? तो अलीगढ़ में स्थित है। भारत के 100वां रामसर स्थलों की सूची में सर्वाधिक 20 रामसर स्थल किस राज्य में है? और उत्तर प्रदेश 13 स्थल का देश में कौन सा स्थान है? तो सर्वाधिक जो आपके रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में है, 20 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 13 है,
और जो उत्तर प्रदेश है ये देश में दूसरा स्थान पर है, पहला स्थान पर तमिलनाडु है। और साथ ही याद रखिएगा कि 101वां रामसर स्थल घोषित हो गया है जो अरुणाचल प्रदेश का गलाव झील है। ठीक है, उसके बाद चलिए मध्य प्रदेश। 14 जून 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो 37वीं किस्त जारी किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से प्रति माह कितनी राशि ट्रांसफ़र की जाती है? तो 1500 रुपया ट्रांसफ़र किया जाता है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन व स्वास्थ्य सुधार के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जनवरी 2023 में किया गया था। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आयु और परिवार की वार्षिक आय की क्या सीमा निर्धारित है? तो आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की जो वार्षिक आय है 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 3 दशक के अंतराल के बाद नवंबर 2026 में किस रैली का आयोजन किया जाएगा? तो हिमालयन कार रैली का। उसके बाद है राजस्थान। जून 2026 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सेवानिवृत्त आचार्य हनुमान सिंह राठौर को 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। राजस्थान सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए किसके अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। मोस्ट बीबीआई कर लीजिएगा, मोस्ट बीबीआई। ठीक है, राजस्थान का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तब। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाले राज्यों में उत्तराखंड फरवरी 2026, गुजरात मार्च 2026 के बाद जून 2026 तक किस तीसरे राज्य ने भी यह विधेयक पारित कर दिया है? तो असम ने पारित कर दिया है। कौन पारित कर दिया? असम ने पारित कर दिया है मई 2026 में। नोट में याद रखना है कि गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक काल से ही यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू है, जबकि भारत में पहला लागू कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में, दूसरा गुजरात में और तीसरा आपके असम उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। पंजाब में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस नई योजना के तहत 1 जुलाई 2026 से मासिक सहायता राशि मिलना प्रारंभ हो गया? तो पंजाब मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के तहत पंजाब में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस नई योजना के तहत 1 जुलाई 2026 से जो है मासिक सहायता राशि मिलना आपके प्रारंभ हो गया है? तो पंजाब मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के तहत। ठीक है, मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के तहत पंजाब सरकार समान पात्र महिलाओं और एससी की महिलाओं को प्रति माह कितनी सहायता राशि दे रही है? तो जो समान महिलाएं हैं उनको 1000 रुपया, जबकि जो अनुसूचित जाति की महिला हैं उनको 1500 रुपया प्रति महीना दिया जा रहा है। पंजाब के 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 9700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य की 97% महिलाओं के लाभान्वित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और उनके पास क्या दस्तावेज होने चाहिए? तो उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और उनके पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना का लाभ वे महिलाएं भी ले सकती हैं जो पहले से सामाजिक सुरक्षा या वृद्धा अवस्था या विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं? तो हाँ, उन्हें भी मिलेगा। वे महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। एक परिवार की 1 से अधिक महिला भी पात्र हैं इस योजना का। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के लिए कौन सी महिलाएं पात्र नहीं हैं? तो आयकर देने वाली महिलाएं पात्र नहीं हैं। सरकारी सेवा से जो सेवानिवृत्त हो गई वो भी पात्र नहीं है। साथ ही मंत्री, सांसद, विधायक ये उनकी पत्नियां ये भी इस योजना में नहीं आएंगे।
उसके बाद दिल्ली में आइएगा। जून 2026 में दिल्ली की भाजपा सरकार ने दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित सलाका सम्मान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान कर दिया है। दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा दिए जाने वाले सबसे जो प्रतिष्ठित सम्मान है सलाका सम्मान का नाम अब बदल दिया गया है। नेक्स्ट है कि नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया गया है। उसके बाद है कि आप आम आदमी पार्टी सरकार, तो आप सरकार द्वारा महिला साहित्यकारों के लिए शुरू किए गए संतोष कोली सम्मान का नया नाम अब क्या रखा गया है? तो अहिल्याबाई होलकर सम्मान। क्या रखा गया है? अहिल्याबाई होलकर सम्मान कर दिया गया है संतोष कोली सम्मान का नाम बदल के। दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा राष्ट्रीय चेतना के लिए हिंदी साहित्यकारों को अब किस नाम से सम्मान दिया जाएगा? तो सम्मान दिया जाएगा वीर सावरकर सम्मान के नाम से, वीर सावरकर सम्मान के नाम से। हिंदी साहित्यकार सम्मान और बच्चों के लिए दिए जाने वाले बाल साहित्य पुरस्कार का नाम बदलकर क्रमशः क्या कर दिया गया है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय सम्मान और बाबा जोरावर सिंह सम्मान कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, ठीक है। जो आपके हिंदी साहित्यकार सम्मान था उसका नाम पंडित मदन मोहन मालवीय सम्मान, जबकि बच्चों को दिए जाने वाला जो सम्मान था बाल साहित्य पुरस्कार उसका नाम बाबा जोरावर सिंह सम्मान कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 जुलाई 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन शर्मा को पुनः नियुक्त किया गया है। ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकेंड अपलोड किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी आप कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको 14 महीने का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको बता चुके हैं कि 82 87 50 56 83 नंबर से संपर्क कीजिएगा और 49 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा पीडीएफ के लिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।